चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के आयनाइजेशन एनर्जी में। आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, उसके फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले या उसको डिस्टर्ब करने वाले या कुछ घटाने बढ़ाने वाले। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफिनीसन क्या होता है। ध्यान से सुनना, डिफिनीसन से हम लेके चलते हैं। और डिफिनीसन क्या है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी भी लोग बोलते हैं और इसको लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा सबको। तो ये अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहलाता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों में, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहलाता है। ठीक है कि नहीं, बोलिए, बोलो भैया। तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कहलाता क्या है ये अनन्या। देखो कहता है कि कोई मेटल है और मेटल वो गैस फेज सॉलिड स्टेट में है। तो याद रखना कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। ठीक है। तो उसको करना क्या है, पहली बात तो उसको गैस में ले जाना पड़ेगा। और गैस में ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है ना, सॉलिड से गैस में। और अब ये एटम जो होता है इसे कहते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसे क्या कहते हैं बच्चा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, क्योंकि मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब आप इनको कुछ एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर, मान लो n इलेक्ट्रॉन बाहर उसके खाली है तो n इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक। और खुद को कहाँ बना देगा, कैटायनिक फॉर्म में। ये अपना क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। तो बेटा ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं ऐसे एनर्जी को। तो इसका मतलब डिफिनीशन क्या हुआ, जब हम डिफिनीशन देखेंगे तो क्या देखेंगे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान से सुनना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझी, required to remove from balance cell of an isolated gaseous atom and convert into the cationic form। कन्वर्ट इनटू द, किसमें कन्वर्ट करना, कैटायनिक फॉर्म में। तो ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बोलिएगा, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक। मतलब मान लिया जाए कि आप सोडियम की बात करना चाह रहे हो तो सोडियम को गैस में ले चलो। सोडियम के बाहरी सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना 1 होता है, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन से। तो इनको जो आप एनर्जी दोगे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बैलेंस सेल से और इसको कन्वर्ट होने के लिए मोनोकटायन में, उस एनर्जी को ही क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये अपना क्या कहलाएगा, अब सोडियम कटायन। बोलिएगा क्या कहलाएगा, सोडियम कटायन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। ठीक है, समझे। अब सुनो ध्यान से, सेम ऐसे ही बेटा Mg2+ है, मतलब गैस फेज में ले चलो, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली सही बात तो ये है कि आइसोलेटेड गैसेस का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कोई गैस बन गया, उसके एटम काफ़ी दूर दूर पे चले गए इस तरीके से। तो ऐसे एनर्जी आप देना है, इस तरीके से कुछ एनर्जी चाहिए इसको, तब जा कर के ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और खुद को मस्त बन जाएगा और ये अपना हो जाएगा गैस फॉर्म।
तो यहाँ अब क्या बन गया 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी 8 हो गया। तो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब इस एनर्जी को क्या बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बेटा जी एल्यूमिनियम की बात कर लोगे तो इनके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये चाहेगा कि तीनों हम निकालें 1 बाई 1 और खुद को स्टेबल बना ले, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड कहलाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, इसके बाद बेटा आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको हैं, ये जरा आप देख लिया जाए। कहता है कि अगर आप 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर दूसरा निकाले, फिर तीसरा निकाले, फिर चौथा निकाले, ऐसे, लेकिन 4 तक पॉसिबल नहीं होता है। तो सुनना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एल्यूमिनियम का ही लिया, तो एल्यूमिनियम में से पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्योंकि 3 देगा तभी तो स्टेबल होगा खुद को। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो इसको बोलेंगे IE1 फर्स्ट, और ये चला जाएगा Al प्लस गैस में, बोलिएगा। और बाकी पीछे क्या बच गया 2। अभी भी बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगा भाई एक और इलेक्ट्रॉन ले जाओ तुम। ठीक है, कहता है एनर्जी चाहिए तब, यानी अब क्या बन गया Al2 प्लस, और ये भी गैस फेज में है। अब कितना हो गया 281। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल रहा है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन निकालिए। और ऐसे सिचुएशन में जो एनर्जी खर्च हो रहा है बेटा जी, उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक, तो अब पूछता है कि एक बात बताइए, इनमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो एक बात मैं बता दूं, पहले जब भी इलेक्ट्रॉन आप न्यूट्रल एटम से निकालते हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और जैसे ही उसके ऊपर कटायन आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सील्ड हो जाता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, भाई नहीं जाने देंगे तुमको। जैसे यहाँ एक प्लस आ गया है ना, तो प्लस आने का मतलब इस पूरे डिब्बे पे प्लस आ गया। अब वो प्लस चार्ज इस 2 इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देना चाहता है, तो आपने जिद किया भाई हमको दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कहता है ठीक है, हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के चक्कर में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर यहाँ देखो 2 प्लस आ गया, और मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एनर्जी और बढ़ जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा IE1 जो होता है वो कम होता है, और IE2 ज़्यादा होता है, और IE3 भी क्या हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू मिल जाएगी। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बताइए, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के मैग्नीट्यूड के होता है। या आप यूं बोल दीजिए कि अगर उस एटम की साइज छोटी है तब ऐसी कहानी देखने को मिलती है। बोलिएगा। तो आपने देखा क्या कि जब Al2 था तो एनर्जी ज़्यादा लग रहा था। अब तुम जब 3 इसमें से भी निकालोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये खुश हो गया, स्टेबल हो चुका है। ठीक है ना। तो जितने भी आने से एनर्जी होगी, मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव चार्ज का बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो इनके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कहते हो ठीक है सर 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, हम कहते हैं हम भी निकालने के लिए तैयार हैं। तो 1 प्लस चार्ज आएगा और ये बन जाएगा 283। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता है, फिर इसको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी को कहते हैं IE2। तो सिलिकॉन पे +2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 282 हो जाएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जाना चाहेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अपना थर्ड लगेगा। फिर वो सिलिकॉन बेटा जी 3+ आएगा और ये 281 हो जाएगा। अभी भी पारसान है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो कहता है कि ठीक है IE4 ले लीजिए, लेकिन IE4 करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो हम कहेंगे क्या कि सर IE4 जो होता है वो IE3 से ज़्यादा होता है, IE2 से ज़्यादा होता है और IE1 से ज़्यादा होता है, ऐसी बात बोली जाती है। बोलिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें। तो ये अपना रहा डिफिनीशन। क्या रहा? डिफिनीशन। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद आ जाओ फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। सुनना ध्यान से, फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताइए, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करता है भैया? डिस्टर्ब करता है। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सुनना, पहला फैक्टर बेटा है साइज, साइज ऑफ एटम की। अगर एटम की साइज बड़ी है तो एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम है, ज़्यादा है। तो जितना न्यूक्लियस से कोई दूर रहता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना आसान होता है उसके इलेक्ट्रॉन को भगाना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना न्यूक्लियर फोर्स से, दूरी बढ़ने से। तो साइज बेटा फैक्टर क्या होता है, जरा देख लिया जाए। साइज का जो फैक्टर होता है भैया, वो आपका क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा जी? ज़्यादा होगी। ये तो कह रहा है, ठीक है ना। और अगर आपको बोल दिया इन केस ऑफ आयन, साइज के केस में, अगर आयंस के केस में बोल दिया तो आपको भी पता है, आप बताए थे मुझे कि साइज के केस में एनायन बड़ा होता है और न्यूट्रल एटम उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा कौन होता है भाई साहब? कैटायन। याद आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर Cl माइनस है तो Cl माइनस बड़ा होता है और Cl प्लस छोटा होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, Cl माइनस Cl प्लस हो जाएगा। ये तो पढ़े हैं। तो साइज का बात यदि होती है। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह से समझ लो। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, आगे मैं बताऊंगा शील्डिंग इफेक्ट वगैरह। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ने से, एक तरह से आप शॉर्टकट में जान लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात ये करता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मान लीजिए कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस से खूब तगड़ा कनेक्टिविटी रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल का मतलब एनर्जी ज़्यादा, ठीक है ना। और अभी मैं बताता हूँ आपको, फैक्टर जब पढ़ा लेता हूँ तो एप्लीकेशन में जब आएंगे। तीसरी बात होती है बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या शील्डिंग इफेक्ट। अब बोलोगे सर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो 2 मिनट लगेगा थोड़ा सा इसके बारे में समझा दें। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इस कमरे में बैठे हैं और आप भी इस कमरे में बैठी हैं, तो हम लोग अच्छे से इंटरचेंजिंग बात कर ले रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, क्योंकि बीच में कोई दीवार नहीं है। जब आप उस कमरे में चले जाइए तो हमारे और आपके बीच में ये वॉल आ गया ना, यानी अब हमारी बात आपके पास जा पाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, कि जब तक न्यूक्लियस के पास, अगर मान लो कि इनके पास बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 100% फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा इनका, न्यूक्लियर फोर्स। मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन एग्जांपल की बात करें तो यहां पे बेटा 100% फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं? न्यूक्लियर फोर्स जिसे कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसके बीच में कोई इनर इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन, तो इनके चक्कर में अब 2 तरह का फोर्स लगने लगा ना। ये इनके बीच में भी तो रिपल्सन होगा, बोलिए भाई। और जो रिपल्सन होगा
इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा देगा कि नहीं? वो घटा दिया ना भाई। अपने ही आने से मान लीजिए खूब अच्छे दोस्त आप दोनों लोग हैं, कोई आपके बीच में दोस्ती को तोड़ नहीं रहा, कौन नया आ गया स्टूडेंट आपके बीच बैठने लगा साथ में, इनको समोसा वमोसा खिलाने लगा, तो कहेंगे नहीं अच्छे है वो नहीं जाएंगे उसके साथ। तो वही चीज़ होता है, संबंध कम हो जा गया। यहाँ पे जब इनर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनके बीच में जो अच्छा सा फोर्स काम कर रहा था वो रिपल्सन की वजह से कम हो जाएगा। मान लो अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे बीच में, सपोज दैट, तो अंदर आने की वजह से अब 80 न्यूटन लग रहा है, तो 20 कौन खा गया? इनर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो ये एक दीवार की तरह काम कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब ये शील्ड कर दिया ना, इनके बीच में संबंध जो अच्छा था उसको खराब करने लगा ना ये, ठीक है ना? तो कहा जाता है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा? कम। तो कितना कम हुआ? 20। और इसी को कहते हैं स्लेटर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? तो आता है बेटा जी जेड इफेक्ट जो आता है ना, वो आता है जेड माइनस सिग्मा, और यही शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। मतलब जब ये नहीं था तो 100 न्यूटन का फोर्स था, ये जीरो था, ये जीरो था। जब इनर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये घटने लगेगा ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ही। अगर सिग्मा बढ़ेगा तो ये घट जाएगा ना। तो फोर्स, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो एस सब सेल में सबसे ज़्यादा, पी में कम और एफ में सबसे कम होता है। समझे शील्डिंग इफेक्ट से? तो ओवरऑल शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बेटा ना, उसमें याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। समझे कि नहीं? रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जी दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है भैया स्टेबल, एक होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? स्टेबल का मतलब क्या होता है? बोलिए। स्टेबल का मतलब या तो वो हाफ फिल्ड हो, या तो क्या हो? बोलिए, फुलफिल्ड हो। या तो वो क्या हो? फुलफिल्ड हो। बोलिएगा। तो हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर आपका P3 है, हाफ फिल्ड है, P6 है, फुलफिल्ड है, D5 है, हाफ फिल्ड है, D10 है, फुलफिल्ड है, S1 मान के चलो और S2 मान के चलो, F7 हाफ फिल्ड है, F14 फुलफिल्ड है। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। भाई स्टेबिलिटी कोई चाहेगा लूज करना, और इनके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो पहली बात कि स्टेबल वाले का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अनस्टेबल वाले से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है स्टेबल वाला, इसीलिए एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो अड़ोस पड़ोस वाले से बढ़ जाएगा, अपने पहले वाले से बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये फैक्टर अपने होते हैं बेटा, इस तरीके से फैक्टर से साथ चलना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में जाने में क्या दिक्कतें आती हैं। बेटा पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड। तो बेटा पीरियड में जब जाएंगे तो आपको भी पता है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो सेम होता है ना। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? सेम होगा, और बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। तो कहोगी कि सर जेड की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे अगर मान लो कि ऐसे है, ये 2 सेल 1 है, फिर अपना बढ़ा तो 2 और 2 हो गया, फिर अपना बढ़ा तो 2 और क्या हो गया? 3। तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन घुस रहा है ना, तो इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से
साइज घटने लगती है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगती है, या डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर लो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ट्रेंड जो बोल रहा है कि ये बढ़ना चाहिए तो ऐसा जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये तो नोबेल गैस है, 2p6 है, इसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो हाई होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, ये 1s2 2s1 होता है, ये होता है 1s2 2s2 होता है, ये 1s2 2s2, मैं लास्ट वाला बस लिख रहा हूँ 2p1, ये होता है 2p2, ये होता है क्या 2p3, और ये होता है 2p4, ये होता है 2p5। तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जरा तुम देखो कि यहाँ एक प्रॉब्लम आ गया इस जगह पे, इस जगह पे, और एक प्रॉब्लम अपना मिल जाएगा इस जगह पे। क्या मिलेगा? देखो ये फुलफिल्ड है और ये तो ना तो फुलफिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है। P1 कहाँ फुलफिल्ड हाफ फिल्ड होता है, और ये तो फुलफिल्ड है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी यहाँ पलट जाएगा, बेरिलियम आगे चला जाएगा और बोरान पीछे चला जाएगा। यहाँ आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, ये देखो नाइट्रोजन 3 है, हाफ फिल्ड है, ये क्या है बेटा, हाफ फिल्ड है, और ये अपना अनस्टेबल है P4। तो यहाँ पर भी पलट जाएगा, यहाँ पलटेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पहले आ जाएगा और ऑक्सीजन बाद में। तो ये सीक्वेंस हम पलट देंगे। सीक्वेंस जब पलटेंगे तो लिथियम के बाद बोरान के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नियॉन आ जाएगा लास्ट में। बोलिएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन यहाँ पे बनेगा। दूसरा सिचुएशन भैया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। बेटा ग्रुप के अंदर क्या होगा, ध्यान देना, ग्रुप के अंदर क्या होगा, ग्रुप के अंदर जो होता है ना, सेल बढ़ते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पर बेटा, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, सपोज करो अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो आप याद बोल करना, नंबर ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी अगर नॉन मेटल में देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। या अगर मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में देखोगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि साइज छोटी है, बड़ा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। बोलो क्लियर है कि नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन आएगा। तो लेफ्ट टू राइट तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। तुमसे ये पूछ रहा है कि एक बात बताइए, Cl पे प्लस और Cl माइनस है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, बताइए किसका ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया प्लस वाले का, कटायन वाले का ज़्यादा होता है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और ऐसा सिचुएशन होता है। अरे पीछे देखो, ये देखो कहाँ गया, कहाँ लिखे हैं अभी, हाँ ये देखो, ये साइज है और आयनाइजेशन एनर्जी उल्टा है, ठीक है ना। तो ये बेटा जी सिचुएशन है, समझ में आ गया सबको। तो आयनाइजेशन एनर्जी ख़त्म होता है। आ जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो पूरा का पूरा एक आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, पहला एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। पूछेगा कि एक बात बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, यानी बेस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है मेटल होला। तो आयनाइजेशन एनर्जी अपना साइज से उल्टा होता है, यानी जिसका साइज छोटा होगा,
या बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम और बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आसानी से बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपसे बोल दिया कि बेटा आप एक बात बताइए, लिथियम, बेरिलियम या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन देगा? बेस वही होगा जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी कम है? सीजियम की कम है। सीजियम की कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी? ज़्यादा होगी, बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रॉन देगा, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा। बोलिएगा। फिर आ जाइए, दूसरी बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर का, ये भी उसी से कनेक्ट है। सर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर को भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कहते हैं। बेटा जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सके, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, सर जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो अच्छा रिड्यूसिंग पावर का होता है। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग नेचर जो होता है, वो भी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी अगर तुमसे पूछ दिया कोई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे बेहतरीन मेटल और रिड्यूसिंग नेचर कौन सा होगा? जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाला होगा। सबसे कम एनर्जी वाला है ना ये, तो ये अच्छा मेटल भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। लेकिन तुमको जब उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये सबसे बेस्ट दिया गया है। तो वो दूसरे रीजन की वजह से दिया है, वो दिया है हाइड्रेशन एनर्जी, पानी की वजह से। पानी में रहेगा तब ये खेल करेगा, अदरवाइज नॉर्मल ऐसे ही होता है एक्वस मीडियम गैस फेज में, ठीक है ना। तो ये होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक। दूसरी बात बताता हूं तुमको कि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो। बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको डाटा दे दिया है, कह रहा कोई मेटल है और उसके 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, IE1 दिया है ना, IE2 दे दिया है, I3 दे दिया है, और कंडीशन एक बात दे दिया है, समझ रहे हो, कह रहा है कि IE1 इज वेरी वेरी लेस देन IE2 एंड I3। तो बताइए उस मेटल में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होगा और वैलेंसी क्या होगी। तो एक बात बताइए, ये तो बहुत कम है ना, और ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये क्या है, बहुत कम है। तो किसमें एनर्जी कम लगेगी निकालना? एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, इसका मतलब कि बैलेंसी इसका 1 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1। और ये भी पूछेगा कि बताओ ये तीनों में किस स्टेट में स्टेबल होगा, M+ पे स्टेबल होगा या M2+ पे स्टेबल होगा या M3+ पे स्टेबल होगा। तो भैया जिसकी एनर्जी कम होगी वहीं तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत कम एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब +1 की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बाकी लोगों से। बोलिएगा, समझे कि नहीं आप लोग? तो ये इसका एप्लीकेशन है। एक लास्ट बचा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं आपको पढ़ाया हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आयनाइजेशन एनर्जी से जोड़िए। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जिसका होगा वो अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा, इसीलिए यह सोलर पैनल में यूज किया जाता है, इसीलिए यूज्ड इन सोलर पैनल। बोलिए। तो ये पूरा का पूरा अपना लेक्चर जो है आयनाइजेशन एनर्जी का ख़त्म होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तब तक के लिए
लेक्चर को लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। ऑफ कर देना ज़रा।